हाय फ्रेंड, माय ड्रीम टेक्निकल पर आपका स्वागत है। हम एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज में एक पार्ट कर चुके हैं पहला, और ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए अब आगे हम इसमें पढ़ते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। और मैं एक क्वेश्चन में मैं कई क्वेश्चन करवा देता हूं, तो जो भी मैं बता रहा हूं आप उसको भी मतलब बहुत ध्यान से सुने, और हर तरीके से आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एग्जाम में कैसे आ सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है, देखिए आगे क्या है। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ गेट दिए हैं। यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछ लेता है कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी है। इस पर किस प्रकार है देखिए। ये क्या है, नैंड और नॉर गेट है जो हमारे डिजिटल में यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि इन नैंड या अकेले नॉर से हम क्या है, ये पूरे गेट हम बना सकते हैं। ठीक है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। ठीक है, इसलिए इन दोनों गेटों को क्या कहते हैं, हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पूछता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ जैसे एंड, नॉट, एंड गेट लगेंगे कि वो ठीक है नैंड गेट बन जाए, या कितने मिनिमम नंबर ऑफ गेट की हेल्प से हम एंड गेट या और गेट, एक्स और गेट की हेल्प से हम नॉर गेट बना सकते हैं। तो चलिए देखिए ट्रिक क्या है कि ये नैंड गेट और नॉर गेट है, तो हम मिनिमम नंबर ऑफ नैंड, वैसे यहाँ पर क्या है, 4 मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट की हेल्प से हम नॉर गेट बना सकते हैं। या दूसरी इस रिवर्स में भी है कि मिनिमम नंबर ऑफ 4 नॉन गेट से हम नैंड गेट बना सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ की नैंड गेट की संख्या बताइए कि वो नॉर गेट बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 होगी। ठीक है, या इस प्रकार से पूछ सकता है कि नॉर गेट की संख्या बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट। ठीक है, कि यहाँ पे नैंड गेट इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। अब देखिए मैंने सीक्वेंस से ये लिखा है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। तो इसको आपको इस सीक्वेंस में याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मैंने नॉर गेट के यहाँ नीचे 1। ठीक है, तो उल्टा कर दिया, यहाँ पे 3 और 2 को होते हैं 3 2, फिर यहाँ पे भी उल्टा कर दिया 5 4। तो इस सीक्वेंस में आपको याद कर लेना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे देखिए, अब देखो नॉट गेट, जो नॉट गेट बना हुआ है यहाँ पे, नॉट गेट क्या है, देखो नॉट गेट ये होता है, यहाँ पे ये नॉट गेट है, यहाँ पे डॉट लगा दिया तो ये नॉट हो गया। ठीक है, तो एक्स का जब इनपुट देंगे यहाँ पे नॉट गेट में, तो ये एक्स बार हो जाएगा। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे जी एंड गेट है। ठीक है, एंड गेट क्या है देखिए, एंड गेट क्या है, एक्स और वाई यहाँ पे इनपुट दिए तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई हो गया। ठीक है, तो ये एंड गेट है। और गेट क्या है जी, और गेट क्या है, एक्स और वाई यहाँ पे इनपुट दिए तो एक्स प्लस वाई आउटपुट हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार देखो एक्स और गेट है, जहाँ एक्स और वाई इनपुट दिया तो एक्स और का जी साइन होता है, और यहाँ पे वाई हो गया। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई बार प्लस एक्स बार इंटू वाई। ठीक है, और एक्स नॉर का है, यहाँ पर डॉट लग जाता है, क्या हो जाता है, एक्स इंटू एक्स और एक्स नॉर एक्स और एक्स और बाई, और यहाँ पे होल बार लगा दिए। होल बार को जब हटाएंगे तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स इंटू ये डॉट इस प्रकार का साइन, और बाई इसको खोलते किस प्रकार है, एक्स बाई, एक्स इंटू बाई प्लस एक्स बार इंटू बाई बार। ठीक है, इस प्रकार से ये हम पूरा गेटों का यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे है, अब वो पूछेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉट गेट की संख्या बताइए कि हम एक नैंड गेट बना सकें। तो कितने नैंड गेट से, एक नॉट गेट से हम नॉर गेट बना सकते हैं, नैंड गेट बना सकते हैं और नॉर गेट बना सकते। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नॉट गेट है, यहाँ पे दिया हमने एक्स दिया, तो यहाँ पे ये आउटपुट हमारा एक्स बार होगा। ठीक है, और यही क्या है एंड गेट का क्या होता है, देखिए यहाँ पे एंड गेट लगा दी, यहाँ पे ये एंड गेट लग गया, यहाँ पे एक्स और वाई। तो ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये दोनों इनपुट दिए, एक इनपुट दिया, यहाँ पे एक्स ही इनपुट दिया, तो यहाँ पे एक्स बार इंटू एक्स बार हो जाएगा, तो होल बार मतलब यहाँ पे एक्स बार हो जाएगा, तो वो इनपुट आ जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वो पूछेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ और गेट की संख्या बताइए कि हम एक नैंड गेट कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो हम मिनिमम नंबर ऑफ 3, ठीक है 3 और गेट की हेल्प से हम एक नैंड गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। उसी प्रकार 2
और गेट की हेल्प से हम क्या एक नॉर गेट बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछेगा कि एक्स और हम यहाँ पे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि मिनिमम नंबर ऑफ एक्स और गेट की संख्या बताइए यहाँ पे कि हम एक नैंड गेट बना सकें। तो यहाँ पे 4 नैंड एक्स और गेट की हेल्प से हम एक नैंड गेट बना सकते हैं, और यहाँ पे 5 एक्स और गेट की हेल्प से हम एक नॉर गेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे, और ये उल्टा भी पूछ सकता है कि एक नॉर गेट है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ और गेट या एक्स और गेट की संख्या बताइए। तो यहाँ पे देख, अगर और गेट की पूछे तो 2 बनेंगे, 2 और गेट लगेंगे उसमें, और अगर एक्स और की पूछे तो 5। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल सीक्वेंस याद कर लेना है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे। तो हमें इस प्रकार से ये याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द नैंड गेट। ठीक है, तो देखिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी, नॉर गेट बताना है। ठीक है, नॉर गेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने नैंड गेट की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने अभी हाल बताया था कि यहाँ पे क्या है, देखो तो नॉर गेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 4 लगते हैं, और ठीक है नैंड गेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नॉर गेट 4 लगते हैं। उसी प्रकार नॉर गेट की हेल्प से नैंड गेट बनाने के लिए 4 लगते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है 4 है, दोनों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 4 लगते हैं, तो दोनों का सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आगे देखिए, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ एक्स और गेट रिक्वायर्ड टू द, ठीक है नॉर गेट, तो ये भी यहाँ पे वही हो गया। यहाँ पे ये देखो, अब देखो हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ एक्स और, तो एक्स और गेट की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, किसको, नॉर गेट को बनाने के लिए। तो देखिए मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे क्या है, देखो एक्स और गेट है यहाँ पे, तो देखो एक्स और, तो यहाँ पे नॉर गेट है, नॉर गेट की इसमें आएंगे यहाँ पे रो में, कॉलम में। तो यहाँ पे देखो एक्स और कितने हैं, 5 एक्स और गेट की हेल्प से हम एक नॉर गेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है आंसर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5, हम एक्स और गेट की हेल्प से नॉर गेट बना सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्स भी बोलते हैं, मक्स भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर या मक्स इज ऑल्सो नाउन एज अ डेटा सिलेक्टर। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जैसे मल्टीप्लेक्स, ये यहाँ पे इनपुट रहता है, यहाँ पे मान लीजिए एक डेटा सिलेक्टर है, तो यहाँ पे क्या है, ये बताता है कि कौन सा इनपुट लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो ये सिलेक्ट करता है कौन, ये डेटा सिलेक्टर रहता है, सिलेक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर, तो इसको ये बताएगा कि कौन सा अपन को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद क्या रहता है, ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, मैनी टू वन सर्किट है। मैनी टू वन सर्किट का मतलब होता है जे बहुत सारे इनपुट रहेंगे, बहुत सारे इनपुट को मैनी इनपुट है और एक आउटपुट में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, तो मैनी टू वन हो जाएगा। ठीक है, मैनी टू वन हो जाएगा। इसी के विपरीत डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, ये तो है मक्स हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया, और डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, वन तो इनपुट रहता है हमारा, क्या रहता है, ये वन तो इनपुट रहता है। ठीक है, और ठीक है ये तो इनपुट है हमारा, और मैनी आउटपुट रहते हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट रहता है मक्स का। ठीक है, ये आउटपुट रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप, तो ये पूछ लेता है कभी कि मक्स मतलब जो डेटा सिलेक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, मक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ये ऐसे ऑप्शन से दे देगा। और मैनी टू वन, ठीक है ये भी पूछ लेगा कि कौन सा है, डी मल्टीप्लेक्सर है या मल्टीप्लेक्सर है। और ये क्या होता है, पैरेलल टू सीरियल होता है। देखिए पैरेलल मतलब होता है, देखिए बहुत सारे इनपुट हैं, तो यहाँ पे ये पैरेलल हो गया, और एक पूरे इनपुट क्या सीरियल मतलब वन इन आउटपुट में कन्वर्ट होगा, तो ये सीरियल हो जाएगा। सीरियल मतलब एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और चौथा इसमें है वेव फॉर्म जनरेटर, मतलब ये जो जिसका जो वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे वेव फॉर्म की तरह मतलब वो, ठीक है जनरेट करेगा जो अपना आउटपुट रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम उसमें हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ये भी बहुत ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। आगे देखिए, नंबर ऑफ मक्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन गेट। अब देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने मक्स की हेल्प से हम, ठीक है गेट डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं कैसा है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, इसके लिए है, ठीक है जो ट्रिक है जो 2x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए ये ट्रिक होगी। अब देखिए यहाँ पे नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्स और गेट, एक्स और नॉर गेट, नैंड गेट और नॉर गेट ये है। तो इसमें क्या पूछ लेगा यहाँ पे कि कितने 2x1 के मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हम
ठीक है, नैंड गेट बनाएंगे या नॉर गेट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तो कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे यहाँ पे नॉट गेट के बनाने के लिए, ठीक है। तो एक मल्टीप्लेक्सर लगेगा 2/1 का, एक नॉट गेट के बनाने के लिए। इसी प्रकार एक मल्टीप्लेक्सर लगेगा 2/1 का एक एंड गेट बनाने के लिए। इसी प्रकार एक मल्टीप्लेक्सर लगेगा 2/1 का, ठीक है, एक और गेट को बनाने के लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे एक्स और एक्स नॉर गेट और नैंड गेट और नॉर गेट, इसको इस सीक्वेंस में याद करना है। ये दो लगेंगे, ठीक है। तो 2/1 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे एक्स और गेट को बनाने के लिए। तो इस प्रकार से आपको इस सीक्वेंस में आपको कुछ भी पूछ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है। किसी भी एग्जाम में गेट, नेट, DRDO, इसरो, हर एक KBS, हर एक एग्जाम में इस तरीके से वो क्वेश्चन बना के दे देते हैं और आपको बताना होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ 2/1, ठीक है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ हाफ एडर। इस प्रकार से हाफ एडर जो है इसमें एक तो एक्स और गेट लगा रहता है, ठीक है। तो एक्स और गेट है, यहाँ पे ये इनपुट्स हैं और यहाँ पे देखो इसको सम बोलते हैं। आउटपुट में सम होता है एक्स और वाई, ठीक है। और दूसरा इसी में ऐड रहता है, यहाँ पे एंड गेट ऐड रहता है। एंड गेट में यहाँ पे जो आउटपुट रहता है वो कैरी निकलता है, एक्स इंटू वाई होता है। अब देखिए हमें पता है कि देखिए एक्स और गेट, तो यहाँ पे देखो एक्स और गेट लिख लिया हमने, क्या है, एक्स और गेट है, और यहाँ पे लिख लिया हमने एंड गेट, ठीक है। तो देखिए 2/1 मल्टीप्लेक्सर कितने लगेंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लेक्सर मैंने बताया तो एक्स और गेट की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2/1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे देख कितने लगेंगे, 2/1 मल्टीप्लेक्सर 2 लगेंगे, ठीक है। एक्स और गेट में कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एंड गेट, ठीक है, तो यहाँ पे एंड कितने लगेंगे, एंड 1 लगेगा, ठीक है, बनाने की, ठीक है। तो कितने यहाँ पे 2/1 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, यहाँ पे एंड के लिए 1 लगेगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे तो मतलब जो 3 हो जाएंगे। तो क्या लगेगा, तो हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ 2/1 मल्टीप्लेक्सर, 3 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, 2/1 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लेक्सर एक हाफ एडर बनाने के लिए। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट इनको निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे चलिए, यहाँ पे आगे है what are the minimum number of 2/1 multiplexer required to generate 2 input AND gate and 2 input XOR gate। अभी हाल बताया है मैंने, अभी देखो तो यहाँ पे एंड गेट के लिए यहाँ पे 1 लगेगा, ठीक है, एंड गेट के लिए यहाँ पे 1 लगेगा यहाँ पे, और XOR गेट के लिए यहाँ पे क्या है 2 लगेगा, ठीक है। तो देखो 1 और 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और 2 आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जी आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है हमारा CO से है, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से लिए मैंने क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, विच मेमोरी यूनिट हैज लोएस्ट एक्सेस टाइम। तो वो कह रहे हैं कि मतलब कौन सी मेमोरी है जो कि सबसे कम टाइम में हम उससे डेटा एक्सेस कर सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। बहुत कम टाइम लगता है हम उससे, जैसे CPU वगैरह रहता है उससे डेटा एक्सेस करने में। तो देखिए ये यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, ठीक है। इसमें क्या है देखो फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जो कि 1 बिट स्टोर करते हैं, या फिर इनको बोलते हैं रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर क्या रहते हैं, बहुत ही फास्ट रहते हैं इसमें, और इनको हम बहुत ही कम समय में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इनसे डेटा ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी क्या रहती है, एक स्टैटिक मेमोरी रहती है जो कि CPU के सबसे पास में रहती है, और ये फास्ट मतलब फिर रजिस्टर से कम फास्ट रहती है, ठीक है, मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्ट रहती है, ठीक है। और इससे हम फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस कर सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। इसके बाद रहता हमारा मेन मेमोरी, तो डायनामिक मेमोरी बोलते हैं, जिसे रैम भी बोलते हैं, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। और ये हमारी कैश मेमोरी के बाद लगी होती है। और इसके बाद होता है मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हैं इसमें। और इसके बाद है मैग्नेटिक टैब, होता है सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। तो इसमें देखो ये आपको इसमें याद क्या करना है। अब देखिए ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, कॉस्ट पर बिट क्या है, घटती जाती है, तो डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजेज मतलब है सबसे महंगी जो कॉस्ट रहेगी वो रजिस्टर की रहेगी, इसके बाद कैश मेमोरी की रहेगी, इसके बाद मेन मेमोरी, इस प्रकार से घटता जाएगा नीचे जाने पर, ठीक है। कॉस्ट क्या है, ऊपर से नीचे घटती जाती है, मतलब ऊपर वालों की ज़्यादा कॉस्ट रहेगी, नीचे वालों की कम कॉस्ट रहेगी। इसके बाद है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मतलब होता है कि आप कितने जल्दी आप
डेटा एक्सेस कर सकते हो मेमोरी से। तो सबसे जल्दी जो एक्सेस करने की जो है स्पीड है ना, वो रजिस्टर से सबसे ज़्यादा स्पीड में आप डेटा एक्सेस कर सकते हो या ले सकते हो उससे। इसके बाद कैश मेमोरी से, इसके बाद मेन मेमोरी से, मतलब बहुत कम टाइम में आप एक्सेस कर सकते हो। तो डिक्रीजिंग, ऊपर से नीचे जाने पर जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो ऊपर से नीचे जाने पर घट जाती है, क्योंकि एक्सेस करने का टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, वो बहुत कम, मतलब ज़्यादा टाइम लगने लगता है उनको डेटा एक्सेस करने में। इसके बाद साइज है। साइज क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाती है। देखिए जो हमारे रजिस्टर रहते हैं उनकी साइज बहुत छोटी रहती है, बहुत कम रहती है, वो बहुत फास्ट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद और जैसे मेन मेमोरी हुई, सेकेंडरी मेमोरी, इनकी साइज बहुत बड़ी रहती है, तो हमें डेटा एक्सेस करने में बहुत टाइम लगता है, सर्च करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये है। और एक्सेस टाइम है ये। इसके बाद एक्सेस टाइम, तो देखो ऊपर से नीचे जाने पर एक्सेस टाइम क्या बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत इनकी साइज बढ़ जाती है। साइज बढ़ने से हमारा डेटा ज़्यादा रहता है, तो उसको एक्सेस करने में टाइम कम, बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये रजिस्टर है उनमें हम डेटा बहुत कम समय में हम अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम भी बहुत कम लगता है। तो इस प्रकार से आपको ये बहुत ध्यान रखना है आपके लिए। इसमें देखिए क्या है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे ही। जो ऊपर से जो मैंने बताया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आपको बहुत याद रखना है, सभी याद रखना है। तो किस प्रकार से बनते हैं देखिए। अब यहाँ पे है देखो, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी हैज ग्रेटर कैपेसिटी देन रैम। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कैश मेमोरी क्या है कि कैपेसिटी किससे ज़्यादा रखती है। ठीक है, हैज ग्रेटर कैपेसिटी देन रैम, नहीं, कैश मेमोरी क्या छोटी रहती है, रैम बड़ी रहती है। ठीक है, तो रैम जो कैश मेमोरी है उसमें कम डेटा स्टोर होता है, रैम में ज़्यादा स्टोर होता है, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा है इज फास्ट टू एक्सेस देन सीपीयू रजिस्टर। वो कह रहा है कि कैश मेमोरी फास्ट रहती है एक्सेस करने से या सीपीयू रजिस्टर से, नहीं, ऊपर से नीचे जाने पर ये जो फास्ट है, मतलब उसकी ये एक्सेस करने की वो घटती जाती है। तो रजिस्टर ज़्यादा फास्ट रहते हैं कंपेयर टू कैश मेमोरी, तो ये भी गलत हो गया। इज परमानेंट स्टोरेज, ठीक है, ये क्या है, परमानेंट स्टोरेज है, नहीं है, परमानेंट नहीं है। इसमें स्टोरेज जो रहता है वो हमारा परमानेंट नहीं रहता है इसमें। ठीक है, चौथा है फास्टर टू एक्सेस देन रैम। हाँ, रैम जो मेन मेमोरी रहती है, हम कैश मेमोरी से जल्दी फास्ट एक्सेस कर सकते हैं डेटा कंपेयर टू मेन मेमोरी, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या वो बोल दिया कि रजिस्टर की जो कैपेसिटी रहती है वो कम रहती है, उस प्रकार से देन कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप इनको ध्यान रखें। और इसमें कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कि वो पूछ देगा इसमें जो साइज बताइए कि रजिस्टर की साइज क्या और कैश मेमोरी की साइज और मेन मेमोरी की साइज, ऑप्शन दे दे कि इसमें सबसे मतलब साइज डेटा स्टोर करने में किसकी साइज ज़्यादा है। तो इसमें जिस ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तो रजिस्टर की सबसे कम कैपेसिटी रहती है स्टोर करने की। ठीक है, कैश मेमोरी की उससे ज़्यादा, रजिस्टर से मेन मेमोरी की और ज़्यादा। ठीक है, कैश मेमोरी से। तो इस प्रकार से आपको हज़ारों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उनको बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब है देखिए ए 32 बिट एड्रेस बस अलाउ एक्सेस टू ए मेमोरी ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 32 बिट, यहाँ पे क्या है देखिए, हम एड्रेस से हम एक यहाँ पे बता सकते हैं कि कोई मेमोरी कितनी डेटा को स्टोर कर सकती है, किस किस एड्रेस पर। ठीक है, तो 32 बिट एड्रेस दिया है यहाँ पे। तो देखो जब कैपेसिटी निकालते हैं हम, मेमोरी कैपेसिटी निकालते हैं, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है, जो हमारे बिट एड्रेस रहता है ना, उसको हम 2 की पावर 32 लिख लेंगे इसमें। तो 2 की पावर 32 लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 2, आधार समानुपातिक गुणा में घाते जुड़ जाती है, 32 हो गया। और अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 32 की पावर 32 क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा गीगाबाइट। ठीक है, गीगा होता है। ठीक है, 2 की पावर 30 गीगा होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 30 हो जाएगा गीगा बाइट। तो यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी रहेगी, यहाँ पर 32 बिट एड्रेस दे दिया, तो बस की कैपेसिटी क्या रहेगा 4 GB यहाँ पे कैपेसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पाइपलाइनिंग इम्प्रूव CPU परफॉर्मेंस ड्यू टू। तो जो हमारी जो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या रहता है, बहुत सारी जो प्रोसेस है हमारी पैरेलल में चलती हैं। ठीक है, पैरेलल में चलती हैं, तो क्या जैसे मान लो एक यहाँ पे एक प्रोसेस खत्म हो जाती तो दूसरी चलती रहती है। ठीक है, तीसरी चलती रहती है। इस प्रकार से हमें पैरेलल में एक प्रोसेस एक ही टाइम में हम बहुत सारे जॉब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे हमारा जो CPU का परफॉर्मेंस है बहुत बढ़ जाता है। और जब सिंगल करते हैं, जैसे मान लो एक प्रोसेस ये है, इसके बाद इसके पीछे और प्रोसेस लगी हैं, तो
एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो एक्सेस मतलब कंप्लीट होगी तो यहाँ पे सीपीयू परफॉर्मेंस घट जाएगा। पाइपलाइनिंग में क्या इंप्रूव हो जाता है परफॉर्मेंस, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पैरेलल हम यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस को चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है, नहीं ये नहीं है, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। इंक्रीज क्लॉक स्पीड, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ पैरेललिज्म, हाँ इसमें जो पाइपलाइनिंग में क्या होता है, जो यहाँ पे जो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पैरेलल बहुत सारे जो हमारी प्रोसेस हैं जो, ठीक है, जॉब्स हैं हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इससे हम परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, ठीक है। आगे है कैश मेमोरी एनहांस, ठीक है। तो किस मतलब जो कैश मेमोरी क्या एनहांस करती है, ठीक है, मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी एक्सेस टाइम, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम और सेकेंडरी स्टोरेज एक्सेस टाइम। तो कैश मेमोरी क्या रहती है, बहुत फास्ट रहती है और सीपीयू के पास में रहती है, तो जो डेटा हम एक्सेस करते हैं वो हम बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है हमारा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है, इन्हांस हो जाता है, मतलब हम कम समय में ही इफेक्टिव तरीके से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है द सिस्टम बस इज मेड अप ऑफ, ठीक है, सिस्टम किससे बनी होती है, डेटा बस से, ठीक है, डेटा बस और एड्रेस बस से, डेटा बस और कंट्रोल बस से, या डेटा बस कंट्रोल बस या एड्रेस बस। तो यहाँ पे जी हमारी, ठीक है, डेटा बस कंट्रोल बस और एड्रेस बस से बनी रहती है। तो यहाँ पे क्या देखो एड्रेस बस हो रहती है जी, ये क्या है यूनी डायरेक्शन रहती है, इसमें जो एड्रेस रहता है मतलब जो यहाँ पे रहता है ये यूनी डायरेक्शन में वर्क करती है। और कंट्रोल बस क्या रहती है, ये हमारी कंट्रोल सिग्नल को मेंटेन करके रखती है, ठीक है, जो भी कंट्रोल सिग्नल जाते हैं किसी को भी, तो ये क्या रहती है बाई डायरेक्शनल रहती है, ठीक है, दोनों दिशाओं में रहता है जो इसमें। इसी प्रकार डेटा बस भी बाई डायरेक्शनल रहती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।